हाँ जी, नमस्कार बच्चों। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि हमने 10+2 फिजिक्स की एनसीईआरटी पैटर्न के ऊपर जो हमने अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है अपने चैनल के ऊपर, उसमें चैप्टर नंबर 1 चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके ऊपर हमने 1 से लेकर 10 तक लेक्चर्स अपलोड कर दिए, जिसमें कूलम लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं। आज लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ले रहे हैं, जो बहुत बार CBSE एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। ये 4 मार्क क्वेश्चन बन जाता है, 5 मार्क्स बन जाते हैं। तो इस डेरिवेशन करने से इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद इसके रिजल्ट्स के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, जो हम धीरे धीरे अगले वीडियोस के अंदर इसको सॉल्व करना सिखाएंगे। इस समय जो डेरिवेशन है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि हमने एक एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन को हम न्यूट्रल एक्सिस भी कहते हैं ऑफ ए डाइपोल, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, हेंस डिस्कस शॉर्ट डाइपोल। ये हम स्पेशल केस डिस्कस करेंगे कि ये स्पेशल शॉर्ट डाइपोल कैसे बनते हैं। तो पिछले लेक्चर नंबर 8 और 9 में हमने 6 और 7 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन करवा दिया है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल करा दिया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल करा दिया है। अब जो दो आर्टिकल लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 में हम दो आर्टिकल करेंगे। 11 नंबर में तो हम कर रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल इंटेंसिटी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कैसे पैदा होती है, क्या उसका मैग्नीट्यूड है, क्या उसका डायरेक्शन होने वाला है। लेक्चर नंबर 12 में हम करेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पोजीशन पी आर थीटा विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल। देन लेक्चर में 13-14 के अंदर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है। आप सारे इस लेक्चर नंबर 11 को देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 से लेके 5 तक कूलम लॉ के ऊपर है, 6 से लेके 10 तक इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर के ऊपर है। उनको देख कर बैठें ताकि कंसेप्ट एक कंटिन्यूटी में जुड़ जाए, तो ये वाली डेरिवेशन आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाए। ये डेरिवेशन करने से स्टेट बोर्ड CBSE बोर्ड एग्जाम में तो बेनिफिट होगा, JEE नीट के कंसेप्ट लगाने के लिए, क्वेश्चंस पॉइंट्स को ट्राई करने के लिए हमारा डेरिवेशन की रिवीजन भी हो जाएगी और बेस भी तैयार हो जाएगा, रिजल्ट्स भी अच्छे हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर डाइपोल में कैसे निकालें, फिर उसके स्पेशल केस डिस्कस करें, जैसे कि शॉर्ट डाइपोल। हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं जिसमें दो चार्जेस होंगे, -Q एंड +Q। तो ये हम पिछले आर्टिकल्स में कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में ऑफ कोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल होता है स्केलर फॉर्म में, चार्ज इनटू 2a जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम -Q चार्ज टू द +Q चार्ज होता है डाइपोल। तो ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये है हमारा -Q चार्ज। पिछले लेक्चर्स देख के बैठोगे तो एकदम कंटिन्यूटी बन जाएगी, क्योंकि हम एक जैसा मैथ सप्लाई करें। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो 2a लेंथ भी इधर ही जाएगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी राइट साइड पे जा रहा है, लेफ्ट 2a वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी लेफ्ट टू राइट है। तो इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है? इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? एनी लाइन जो पास करती है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल होती है, उसको हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। इसको न्यूट्रल एक्सिस भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि एक डाइपोल है जिसकी लेंथ 2a है, वो उसका मिड पॉइंट है। ये जो OY एक्सिस दिखाई है जिसको हमने इक्वेटोरियल लाइन कहा है, मिड पॉइंट से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल है। हमने एक पॉइंट P लिया एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड पॉइंट O ऑफ द डाइपोल। तो यहाँ लिखेंगे हियर OP इज इक्वल टू R। तो P के ऊपर हम टेस्ट चार्ज रख सकते हैं +Q0 या +1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे हम +Q0 टेस्ट चार्ज। अब हमारा कंसेप्ट है, हमने A को P से ज्वाइन कर दिया, P को B से कर दिया, OP की वैल्यू R है, OA की वैल्यू A है, इक्वल टू OB है। तो हमारे पास AP और BP का आंसर है वो पाइथागोरस थ्योरम से R² + A² बन गया, R² + A²। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमारा कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। हमने P पॉइंट के ऊपर
माइनस क्यू चार्ज के कारण पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल डिस्चार्ज निकालनी है। सोर्स चार्ज मान लेना माइनस क्यू, पी पे रखा गया ट्रेस चार्ज, इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक पैदा होती है, पहले E1 निकाल देना, उसको नाम दे देना है। फिर पी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज का कितनी पैदा होती है, उसको E2 कह देना है। दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों की डायरेक्शन निकालनी है। लेट E1, लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, ऑफ कोर्स दिस इज सोर्स, जिसके कारण इलेक्ट्रिक पैदा हो रही है उसको फोर्स कहते हैं, जिसके ऊपर पैदा हो रही है उसको टेस्ट मान लेते हैं। चार्ज प्लेस्ड एट ए, ए पे अगर सोर्स चार्ज रखा है तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म 1/4πε0, जो सोर्स चार्ज की वैल्यू वो लिख देंगे डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस AP स्क्वायर, और साथ में लिखेंगे डायरेक्शन। यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, मैं पहले बताया फोर्स के चैप्टर में और इलेक्ट्रिक चैप्टर में दोनों वेक्टर्स हैं। जब जब वेक्टर की डिस्कशन होगी ये डायरेक्शन के अंदर प्लस माइनस साइन एडजस्ट हो जाता है, जब कंज्यूम हो जाता है वहां से पता चल जाता है कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो सोर्स चार्ज बड़ी वैल्यू का है, नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज बहुत छोटी छोटी वैल्यू का है, 0.01 कूलम है, -10 कूलम है, मान लेते हैं कि -10 कूलम है, तो दोनों में क्या होगी अट्रैक्शन। तो टेस्ट चार्ज किस तरह मूव करेगा, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह व्यक्त करेगी, टुवर्ड्स द ए पॉइंट, इसको अलोंग PA भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे PC दिखा दिया। क्यों दिखा दिया, क्योंकि हमने एक्शन लाइन वाले आर्टिकल के अंदर भी सेम सिंबल यूज किए, PC PD। मैथ में जितनी सिंप्लिसिटी कर लोगे उतनी डेरिवेशन को याद करना आसान हो जाएगा। E2, इसको आगे और सॉल्व कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, अभी E1 ही करते हैं। E1 लेट अस कंप्लीट इट। 1/4πε0 Q ओवर AP की वैल्यू देखो, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, साथ में अंडर रूट, साथ में स्क्वायर अलोंग PC वेक्टर। स्टेप पूरे करेंगे, 1/4πε0, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अलोंग अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, अलोंग PC वेक्टर एज शोन इन फिगर। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 1 होगी। ओके, ये भी 1 है, ये भी 1, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम E2 निकाल लेंगे। लेट E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट B। अब तो सोर्स चार्ज पॉजिटिव वैल्यू पे है तो उसकी तो सीधी वैल्यू आ जाएगी 1/4π Q BP स्क्वायर, BP होल स्क्वायर, तो 1/4πε0। AP और BP का मैग्नीट्यूड बराबर है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, साथ में स्क्वायर, साथ में डायरेक्शन अलोंग PD। अभी हम डायग्राम में आपको दिखाते हैं ये कैसे बना, तो पहले ये लिख लो E2 1/4π, एक्सपीरियंस से याद हो जाती है वैल्यू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, आपको पता लग जाएगा कैसे लिखना है। एक डेरिवेशन को लर्न करके 2 बार 3 बार लिखो। ये क्वेश्चन नंबर लो 2। लेट अस कम बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। इस स्लाइड में देखो, अब इसके कारण इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक पैदा हो रही है, क्या आंसर आने वाला है, 1/4πε0 Q चार्ज इज पॉजिटिव, सोर्स पॉजिटिव, यहाँ क्या है नहीं, कितनी पैदा होगी BP स्क्वायर, BP कितना है सेम, BP कह लो या PB कह लो, तो डायरेक्शन कैसे जाएगी, सोर्स चार्ज पॉजिटिव वैल्यू का है, बड़ी वैल्यू का है, टेस्ट चार्ज बहुत छोटी वैल्यू का है, पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपल्शन जाएगी, तो हम रिपल्शन अलोंग PD दिखा दिए। अब हमारा अगला कंसेप्ट होगा कि इनको ऐड कैसे करें, E1 E2 ऐड करके रिजल्टेंट बनेंगे। डायग्राम को पहले ही ध्यान से समझ लो, जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं रिजॉल्व करने वाला हूँ दो डायरेक्शन में, एक जाएगी अलोंग PO, एक जाएगी अलोंग PK। इसी तरह E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक चले जाएगा अलोंग PK, एक चले जाएगा अलोंग PY। जो PY होगा वो होगा साइन पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिस तरफ थीटा बना होता है उधर कॉस, तो यहाँ आ जाएगा E2 कॉस थीटा, इस E1 का भी इधर आ जाएगा कोसाइन थीटा, तो E2 कॉस थीटा और E1 कॉस थीटा, E1 और E2 के अलोंग द डायरेक्शन PK बनने वाले कंपोनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। इस तरफ चले जाएगा ऊपर E2 साइन थीटा और नीचे चले जाएगा E1 साइन थीटा।
तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, ध्यान से देखेंगे आप। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, थीटा भी बराबर है, ये दोनों एंगल थीटा थीटा हैं, बराबर है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं। एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, आइसोसेलेस एंगल। ये एंगल इस एंगल बराबर हो जाएगा अल्टरनेट, ये एंगल इस एंगल बराबर हो जाएगा। दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इफ इट टू पैरेलल लाइंस आर देयर, और वहां पे एक ट्रांसवर्सल उसको कट करता है, तो ये दोनों एंगल थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये वाला और ये वाला। ये दो ट्रांसवर्सल बन जाएंगे, दो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएंगी, ये आपका ट्रांसवर्सल बन जाएगा। दिस इज ज्योमेट्री ऑफ 9th क्लास, जनरल जनरल कंसेप्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मैंने आज बताने वाला हूँ यहाँ E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। रिजॉल्व करने के बाद जो E2 साइन थीटा आएगा वो E1 साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। जितना E2 साइन थीटा ऊपर बन रहा है उतना E1 साइन थीटा नीचे बन रहा है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनेगी? E1 cos थीटा का आंसर प्लस E2 cos थीटा का आंसर, दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये स्टेप में नेक्स्ट स्लाइड में लिखने जा रहे हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं स्टेप्स। अब क्या करेंगे? नाउ हमारे पास है E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो E2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, पहला स्टेप। तो दोनों का आंसर 1/4 पाई Q ओवर R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये वाला होता है मैग्नीट्यूड, ये होती है सेपरेट डायरेक्शन। डायरेक्शन E1 E2 वेक्टर की अपनी अपनी है, क्लियर? तो मैग्नीट्यूड बराबर हो गया। अब अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? 7 स्टेप्स हो गए, 9 स्टेप हम रिजॉल्व करेंगे। दो वेक्टर हैं, रिजॉल्व E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स। हियर जो E1 cos थीटा है एंड E2 cos थीटा है will act along the same direction। ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, कौन सी? पी के, एंड गेट एडेड अप, ये ऐड हो जाएंगे, गेट एडेड। बट द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए। जब भी किसी वेक्टर को रिजॉल्व करोगे दो ही बनने वाले हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं? E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा will cancel each other। तो लेक्चर को लास्ट तक देखो, लास्ट में हम अगले लेक्चर के बारे में बता के जाते हैं कि अगले लेक्चर में हम क्या करवाने वाले हैं। कैंसल ईच अदर, तो हियर E1 sin theta is equal to E2 sin theta। Therefore resultant electric field intensity, तो रिजल्टेंट क्या बना पूरे डाइपोल के कारण? रिजल्टेंट, ये देखो शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। कितना आंसर आ गया? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा है। यहाँ भी ध्यान से देखो, E1 E2 का मैंने जो बराबर है, चाहे मैं इस E1 को E2 लिख लूं या E2 को E1 लिख लूं, एक ही बात है। ये आंसर हो गया हमारे पास। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास आ रही है 2E1 cos थीटा। क्योंकि अब डायग्राम बार बार बनाना नहीं चाहते, लास्ट पीछे बनी हुई है। यहाँ आ जाओ वापस, देखिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में आ गई। E1 E2 बराबर हो गया, ऐड करेंगे 2E1 cos थीटा हो गया। अब इसकी वैल्यू लिखें, तो E1 की वैल्यू अब हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लर्निंग बाय प्रैक्टिस कीजिए। और cos थीटा देखिए मैं लिख रहा हूँ A ओवर R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर। ये cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस बनेगा A, हाइपोटेन्यूज बनेगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर। वापस जाके हम अपनी डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम देखिए जी, इन ट्रायंगल AOP
थीटा क्या है, ये वाला, बेस कौन सा है, ए, परपेंडिकुलर कौन सा है, आर, और ये हाइपोटेन्यूज कौन सा है, एपी, जिसकी वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे कॉस थीटा लगाएंगे तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आएगा, ए ओवर, तो आंसर आएगा एओ ओवर ओपी। तो ये इस ट्रायंगल में अगर जाएंगे, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एओपी, तो ये हमारा कंसेप्ट लगेगा बेस ओवर। अब देखते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आंसर क्या आ रहा है, 1/4πε0। ध्यान से देखो, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, Q इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2। टोटल आंसर कितना बन गया हमारा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1/4π, ये पी आ गया डाइपोल मोमेंट, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये पावर 1, ये पावर 1/2, टोटल हो गया 3/2, 1 प्लस 1/2। ये आंसर आ गया जी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ये हमारे पास EQT, इक्वेटोरियल लाइन मान लेते हैं इसको। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम कहाँ निकाल रहे हैं, इसको हम इक्वेटोरियल लिख सकते हैं। अब हमारे पास अगर डायग्राम को दोबारा देखेंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको E है वो इस तरफ आई है, अलोंग PK, अलोंग PK। तो जो डाइपोल मोमेंट है, ध्यान से देखा जाए, डाइपोल मोमेंट कैसे जाता है, माइनस Q चार्ज से प्लस Q चार्ज। तो और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी आई है, अलोंग PK। ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों देखने में कैसे हैं, एंटी पैरेलल, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at any position P on the equatorial line of a dipole is anti-parallel to the dipole moment। पैरेलल नहीं होती, एक्सल लाइन में पैरेलल होती है, इसमें एंटी पैरेलल रिजल्ट आया, इसके लिए लेक्चर नंबर 6-7 ध्यान से देखिए। हियर अगर इसको वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, E 1/4π P आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड याद रखेंगे वैल्यूज को, साथ में डायरेक्शन कौन सी आ गई, अलोंग पीके वेक्टर, अलोंग पीके। वो सारे मेथड हैं, आपको जैसे भी लर्न हो जाता है रिजल्ट लर्न कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर, लेट अस सी कितना है, इसको 2 नंबर दिया है, इसको 3, इसको 4, ये हमारा आंसर आ गया। अब और शॉर्ट नोटेशन ऐसे भी यूज कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म E इक्वेटोरियल लाइन, चाहे न्यूट्रल एक्सिस कह लो, 1/4πε0। मैं यहाँ P वेक्टर डाल देता हूँ, अब मैं अलोंग नहीं लिखता, ये भी एक मेथड है, ठीक है। अगर मैं वेक्टर डाल देता हूँ, क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है, लेकिन डायग्राम में क्या था, resultant electric field intensity is anti-parallel to इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट थी। तो मैं डायग्राम में दिखाया था कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑपोजिट में यहाँ डालेंगे माइनस से, तो ये कह सकते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। दोबारा से एक बार देखिए, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है PK E वेक्टर, और ये डाइपोल मोमेंट है टुवर्ड्स राइट, ये टुवर्ड्स राइट है, ये टुवर्ड्स लेफ्ट है, दोनों एक दूसरे के हैं एंटी पैरेलल। नेगेटिव वेक्टर नहीं कह सकते, नेगेटिव वेक्टर में दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, वो कंसेप्ट नहीं है, बोथ आर एंटी पैरेलल, नेगेटिव ऑफ ईच अदर है। कहने को तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं, ठीक, ये कंसेप्ट हमारे पास आ गया, आंसर आ गया। दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब हम लेने लगे नेक्स्ट केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल, जो हमने लिया है कि शॉर्ट डाइपोल को कैसे दिखाएंगे। शॉर्ट डाइपोल कंसेप्ट, अगर हम R की वैल्यू बहुत बड़ी ले लेते हैं, R ले लेते हैं 100 मीटर, और लेंथ ऑफ डाइपोल A है 2 सेंटीमीटर, तो जो R स्क्वायर होगा वो A स्क्वायर से और बड़ा हो जाएगा,
तो ए स्क्वायर हम नेग्लेक्ट कर देंगे इन कंपैरिजन टू आर स्क्वायर। तो ये बेस बन रहा है। धीरे धीरे अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम एक दिन जेई नीट की ओनली एमसी क्वेश्चंस भी डिस्कस करें, ताकि आपको उसका पता चल जाए कि 2021 में जो नीट के एस्पिरेंट हैं वो भी देख सकें, जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उनको भी धीरे धीरे पता चलता रहे कि हमने किस तरह की तैयारी करनी है, किस तरह की हमारी तैयारी हो रही है। इक्वेटोरियल था, क्या हमसे क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगा के देखेंगे, करके देखेंगे। अगर हमसे सॉल्व हो जाते हैं इसका मतलब हमारा कंसेप्ट क्लियर है। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, अब ए स्क्वायर को जीरो नहीं लिखना, छोड़ देना है, पावर 3/2 है। साथ में हम डायरेक्शन लिख देंगे अलोंग पी के एज शोन इन फिगर। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एंड द शॉर्ट डाइपोल कंसेप्ट। ये आंसर हमारे पास आ गया। सॉरी पी नहीं है, यहाँ पे है पी नॉट क्यू, दिस इज पी। पी क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। ई डिवाइडेड बाय, देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर पावर 3 अलोंग पी के, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जा रहा है। इन मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो डायरेक्शन छोड़ देंगे। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन शॉर्ट डाइपोल, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, 1/4 पी ओवर आर। ये हमारा रिजल्ट आ गया। आर्टिकल जो डेरिवेशन थी 4 to 5 मार्क्स आ गए, ओके, वो फिनिश होती है। इक्वेशन नंबर हम लेंगे 5 के बाद 6। दिस डेरिवेशन इज फिनिश। नोट, अगर हम कंपेयर करें, वी नो दैट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्चुअल लाइन, लेक्चर नंबर 6 और 7 देखें हमारे, उनको ध्यान से देखें, सुने, फिर इस लेक्चर को देखें। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्चुअल लाइन और शॉर्ट डाइपोल में हमारे पास रिजल्ट आया था 1/4 2p over r3, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्चुअल लाइन विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट डाइपोल, ये रिजल्ट देता है 2p over r3, क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ इक्वेटोरियल लाइन जो है हमारी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन और शॉर्ट डाइपोल कंसेप्ट में हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? यहाँ 2 नहीं आ रहा, अकेला p over r3 ओवर है। तो साफ देखने से पता क्या लग रहा है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ई एक्चुअल लाइन पे पैदा होने वाली रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर ए गिवन डाइपोल अंडर द शॉर्ट डाइपोल कंसेप्ट हमें डबल आंसर दे रही है। एक्चुअल लाइन पे आंसर डबल आ रहा है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे थोड़ा लेस है, हाफ है। तो आंसर क्या आने वाला है? कट जाएगा आंसर सारा, क्या आंसर आ जाएगा? 2/1। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्चुअल लाइन इक्वेटोरियल लाइन से डबल होती है, ये रिजल्ट याद रखना है। ये क्वेश्चन नंबर, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो हम याद रखेंगे। ये लगाएंगे रिजल्ट जब हम शॉर्ट डाइपोल कंसेप्ट लेंगे, और ये रिजल्ट लगाएंगे न्यूमेरिकल दो तरह से चलेंगे। न्यूमेरिकल में ये रिजल्ट तब लगेगा जब लेंथ ऑफ डाइपोल और जो स्मॉल आर है, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस मिड पॉइंट पी से ओ से, ध्यान से देखो, 1/, अगर ये आर की वैल्यू और ए की वैल्यू दोनों सेम होंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कंपेरेबल होंगे, तब तो लगेगा हमारा जनरल रिजल्ट। ये जब आर और ए, आर एंड ए की वैल्यू जो होगी कंपेरेबल होगी, मतलब दोनों सेंटीमीटर में है, आर मान लो 50 सेंटीमीटर है, ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तब तो ये लगा लेंगे। अगर कहता है किसी न्यूमेरिकल के अंदर डाइपोल को उन्होंने 100 मीटर दूर रख दिया है, आर की वैल्यू 100 मीटर है, लेंथ ऑफ डाइपोल 2 सेंटीमीटर है, 100 का स्क्वायर करेंगे और ज़्यादा हो जाएगा, उस केस में हम ये रिजल्ट यूज सकते हैं। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक होती है। उम्मीद है कि आप बच्चों को समझ आया होगा। तो 2 आर्टिकल हैं, लेक्चर नंबर 6, 7 एंड दिस लेक्चर नंबर 11। ये 2 तरह के कंसेप्ट को खत्म करता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्चुअल लाइन
ठीक है, मुझे लेक्चर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 सारे देख के बैठे। कल लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने इन टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल लिए थे टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। अब अगले लेक्चर्स के अंदर हम एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल और पी आर थीटा के ऊपर न्यूमेरिकल लेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, हाउ टू सॉल्व सिंपल न्यूमेरिकल्स। Simple doesn't mean simple. Simple mean formula based, concept based. Then we take some tricky questions, reasoning based questions, CBSE previous year's paper, Punjab Board previous paper, previous year questions, then NCERT solved and unsolved Excel. 1 or 2 videos on the theory part, then only numerical videos for 3-4 days. Okay, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। okay? इसको ध्यान से देखना है, समझना है, कॉपी पे राइट करना है, okay? और कंसेप्ट को अपना क्लियर करना है। तो लेक्चर नंबर जो 11 है वो चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का चल रहा है। 4 to 5 लेक्चर्स होने के बाद चैप्टर नंबर 1 का सेकंड टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे, तो उसकी थ्योरी और डेरिवेशंस करेंगे, फिर उसके एनालिसिस करेंगे। इस तरह से हमारा जो 14 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के, उसका पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा बड़ा चैप्टर है, वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको क्या समझ आया, नहीं आया, क्या चाहते हो। ठीक है, so we respect your comments. Thank you very much for watching this video. Stay safe. Thank you very much. Thank you very much.